हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हम इसमें ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस जो बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, सिंटैक्स, यानी कि वाक्य को शुद्ध करना। यानी कहा जाए तो वाक्य में कुछ गलतियां दी होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक जो है वो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। क्यों कि जब आप इंटरमीडिएट के बाद किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो आपको सिंटैक्स और वोकैबुलरी, यही दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बाकी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है, लेकिन आपको ये 2 नंबर नहीं देखने हैं, आपको ये देखना है कि ये टॉपिक हमारे फ्यूचर में कितना काम आएगा। इसलिए आपको इसको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से इसको लिखना है और जितने भी इसके रूल्स हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है, ताकि जैसे ही आपको एग्जाम में वाक्य दिखाई दे आप उसे फौरन सही कर दो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह समझना है और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम उसकी एक एक्सरसाइज कराते हैं। क्यों कि जब तक आप एक्सरसाइज को नहीं करोगे तब तक आप इस टॉपिक को ठीक से नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज में हमारे कुछ ज़्यादा वाक्य दिए होते हैं और जब हम टॉपिक को समझाते हैं तो हम उस रूल का केवल 1 या 2 ही एग्जाम्पल आपको बताते हैं, क्योंकि यदि हम एक ही रूल के बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे तो हमारे ज़्यादा रूल क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम केवल 1 या 2 एग्जाम्पल ही बताते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो उसके हम काफ़ी वाक्यों को डिस्कस करते हैं, ताकि जो रूल आपने पढ़े हैं वो ठीक प्रकार से आपकी समझ में आ सकें, ठीक है। यदि रूल एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपके समझ में नहीं आ जाए तब तक आप उस वीडियो को देखते रहिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। और इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। जब तक आप इस सिलेबस को ठीक से नहीं समझोगे तो किसी भी टेक्स्ट पेपर, यानी किसी भी जो टेक्स्ट बुक हैं आपकी, उसको आप ठीक से नहीं समझ सकते हो। तो उसको ठीक से समझने के लिए आपको ग्रामर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, टॉपिक जो चल रहा है वो चौथा टॉपिक चल रहा है, सिंटैक्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। हमने आपको बताया था कि देखा जाए तो इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है ये, लेकिन थोड़ा हार्ड तो है, लेकिन कुछ हार्ड भी नहीं है। क्योंकि यदि आपने वीडियो को बढ़िया तरह से देख लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप इसे लाइफ में भूलोगे नहीं, ठीक। तो देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। यानी कहा जाए तो वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं और उन गलतियों को सही करना ही सिंटैक्स कहलाता है। तो देखो, ये बात हमने यहाँ पर नोट में भी शो की है, जिससे कि आप इस बात को समझ सकें। वाक्य में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज में डिस्कस होगा आपका सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन एंड सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पहले जो 2 टॉपिक कंप्लीट हुए थे, यानी सिंटैक्स ऑफ नाउन और सिंटैक्स ऑफ पजेसिव, तो उनकी हमने आपको एक्सरसाइज करा दी। अब इसके बाद हमने सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन और सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव को क्लियर कराया। इनके दोनों के 2-2 पार्ट थे, क्योंकि इनमें कुछ रूल्स ज़्यादा थे, ठीक है। तो दोनों को कंप्लीट कराया और आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, क्या कहता है इसमें। शी इज सच ए लेडी डेट आई हॉनर। तो देखो, सेंटेंस एक बार में पढ़ोगे समझ में नहीं आ सकता है, हो सकता है कि आप उसमें गलती को ना पकड़ पाएँ। क्यों? क्योंकि गलती इसमें एक प्रकार की नहीं होती है।
हाँ, मैं मानता हूँ कि इस समय आप इसको आसानी से पहचान लोगे। क्यों? कि इसमें केवल दो ही गलतियाँ हैं, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन और सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। केवल आपकी दो गलतियाँ दिखाई देंगी। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें केवल आप दो ही गलतियों को देखोगे कि हमको गलती कहाँ दिखाई दे रही है, या तो प्रोनाउन में होगी या फिर एडजेक्टिव में होगी। तो इसमें आप एडजेक्टिव को देखोगे या फिर प्रोनाउन को देखोगे। लेकिन एग्जाम में जब कोई वाक्य आता है तो उसमें आपको 11 तरह के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि हो सकता है कि कहीं टेंस की गलती हो, यानी कि जो हमने आपको 11 पॉइंट लिखाए हैं उन 11 को आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस में से इसमें गलती है। बहुत ही बढ़िया तरह सबको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक इसमें गलती दिखाई देगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ गलतियाँ कॉमन होती हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सी गलती देखनी है, दूसरे नंबर कौन सी गलती देखनी है, तीसरे नंबर कौन सी गलती देखनी है। तो इस तरह से 3-4 कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको देखने हैं, जिससे कि आप आसानी से उसमें, जैसे पहले आप HV को देखोगे, दूसरी बात आप आर्टिकल को देखोगे, तीसरी बात आप नाउन को देखोगे, इसके बाद फिर प्रोनाउन, फिर टेंस, बाकी बात फिर उस चीज़ों को देखे जाओगे। यदि आप इस तरह से क्रम से चलोगे तो आपको चौथे या 5वें टॉपिक पर आपको गलती दिखाई दे जाएगी। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। तो देखो, हमको इसमें सच शब्द दिखाई दे रहा है। मैंने आपको रूल लिखाया था कि जब वाक्य में सच या सेम आ जाए, क्या आ जाए, सच या सेम आ जाए, तो फिर उसके बाद जो कंजक्शन आता है वो एज आता है। क्या आता है? एज। और मैंने लिखवाया था सच और सेम के बाद हमेशा एज आता है। अब बात आती है कि फिर कंजक्शन कौन सा नहीं आता है। तो देखो, कंजक्शन बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेट के कंजक्शन होते हैं और कोऑर्डिनेट के भी कंजक्शन होते हैं। तो अब इसमें आपको देखना है कि कंजक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखो, कंजक्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, सच ये रहा, कंजक्शन ये रहा आपका, दोनों चीज़ें हैं। और हमने बताया था कि सच और सेम के बाद क्या आता है, एज आता है। हो गया करेक्ट? नहीं हो गया? बहुत ही आसानी से करेक्ट हो गया। तो अब जब आप शुरुआत से देखते तो क्या करते, HV को देखते, HV नहीं सही है हमारी, इसी के हिसाब से ई जा रही है। इसके बाद फिर इसमें नाउन देखते, नाउन के बाद फिर इस तरह से आप देखते आते धीमे धीमे, है ना। तो कुछ कॉमन एरर होती हैं, पहले उनको देखते हैं। जब वो नहीं दिखाई देंगी, जब फिर वाक्य में अंदर थोड़ा घुस के देखते हैं। ठीक, दूसरा वाक्य देख लेते हैं, आइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम हैव लेफ्ट द रूम। अब देखो, इसमें आइदर शब्द आ गया है और आइदर के बाद ऑफ आ रहा है। तो हमने एक रूल लिखाया था कि जब आइदर के बाद ऑफ आए तो जो हमारी HV आती है वो एक वचन की आती है। किसकी आती है? एक वचन की। और इसमें क्या दिया हुआ है? हैव। तो हैव को कट करके क्या कर दोगे आप? हैज। ठीक, बहुत ही आसानी से गलती पकड़ लोगे यदि आपने रूल्स को ठीक प्रकार से पढ़ लिया। तीसरा नंबर वाक्य देख लेते हैं, मोहन फेल्ड, यानी कि मोहन फेल हो गया बिकॉज सी वाज वीक, वह कमज़ोर था। तो देखो, यहाँ पर हमारा मोहन है और यहाँ पर हमारा सी है। ये गलत है आपने, क्योंकि हमने एक रूल लिखाया है कि जब कोई पुरुष दिया हो तो उसके हिसाब से ही का प्रयोग करते हैं। अगर कोई स्त्री का नाम दिया हो तो हम सी का प्रयोग करते हैं। यही लिखाया था रूल हमने। इसमें रूल लिखाया था कि जब एक साथ दो वाक्य दिए हों तो उनको इस तरह से करते हैं। तो मोहन के हिसाब से क्या आना चाहिए? यहाँ पर ही आना चाहिए और ये सी नहीं आएगा। आगे चौथा नंबर देखते हैं, वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो ये को बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका ये, और अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आप इसे बढ़िया तरह से देखोगे कि वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस आती है, ना कि हिज आती है। हिज हो सकता है, हर हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगी आपकी? वंस आ जाएगी। ठीक, पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं, राम एंड लक्ष्मण लव वन एनोदर। तो राम एंड लक्ष्मण एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो वन एनोदर जो आता है वो दो से अधिक के लिए आता है। तो एक रूल लिखवाया था हमने आपको कि जब दो व्यक्तियों को इंडिकेट किया जाए तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जब दो से ज़्यादा के लिए इंडिकेट किया जाए तो हम वन एनोदर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें केवल दो हैं, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ना कि वन एनोदर का। छठा वाक्य देख लेते हैं, इट इज मी हु डिड इट। अब देखो, ये वाक्य कैसा आ गया? ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी HV हो गई, सही है। और HV के बाद फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया मान लीजिए, फिर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया।
तो ऐसे वाक्यों को गलती ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हमको इतना याद रखना है कि जब वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए या रिलेटिव एडवर्ब आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन जब वाक्य में आ जाता है तो उससे पहले सब्जेक्टिव केस आता है। जब वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए बीच में, यानी कि बीच में हु, हुम, हुज आ जाए, तो फिर क्या आता है, तो फिर उसमें हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्टिव केस। और मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो क्या हो जाएगा? इट इज आई, और फिर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 7वां वाक्य देखते हैं, ही केम सूनर देन मी। और देखो देन के बाद भी क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है, तो आई आ जाएगा यहाँ पर। ही इज केम सूनर देन आई। पहले मी आ जाता था, लेकिन कुछ समय पहले बदलाव हुआ है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है? रॉन्ग माना जाता है, इसलिए देन के बाद और आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन उससे पहले सब्जेक्टिव केस का ही यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखोगे। पुरानी किताबों में ये आपका सही था मी, यानी कि मी को भी सही मान लेते थे, लेकिन अब जो न्यू किताबें आई हैं उसमें ये बदलाव हो गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। 8वां वाक्य देख लेते हैं, राहुल इज़ माई ओल्डर ब्रदर। ब्रदर आ गया है। ब्रदर मतलब क्या है? परिवार की बात है, क्योंकि ब्रदर, सिस्टर, फादर कहाँ होते हैं? सब परिवार में ही तो होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब परिवार की बात आती है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? एल्डर का प्रयोग होगा, ना कि ओल्डर का। ठीक है, यानी कि इस ओ को हम ई में बदल देंगे। नवा सेंटेंस देख लेते हैं, मोहन इज द एल्डेस्ट बॉय इन द क्लास। एल्डेस्ट बॉय, अब बॉय है, कोई परिवार की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ओल्डेस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई परिवार की बात नहीं है। और परिवार की बात होती तो ये हमारा एल्डर सही होता, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब परिवार के सदस्यों को इंडिकेट किया जाता है तो उस कंडीशन में हम एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। और जब परिवार से अलग का मामला होता है तो वहाँ पर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अक्सर ये भी वाक्य में एग्जाम में आ जाते हैं, तो बढ़िया तरह से इसको पढ़ोगे। आगे 10वां वाक्य देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बॉय इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू। हमको टू शब्द दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? टू। और हमने आपको बताया था कि हमको टू या फिर ऑल को ही देखना है। किसको देखना है? टू या ऑल। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, या तो आपका देन आता है। अब देन नहीं दिखाई दे रहा है तो टू शब्द आ रहा है। ये हमने आपको रूल लिखाया था कि हमको टू दिखाई दे रहा है। टू दिखाई दे तो हम बनाते हैं CD, और ऑल दिखाई दे तो हम बनाते हैं SD। तो दो बातें आपको पहले से याद होंगी। जब टू आ रहा है तो उसकी CD बनाएंगे, और CD के लिए EST को हटा के CLEVER लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हैं इसके रूल्स की, यदि आपने इसको बढ़िया तरह से देख लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका वाक्य गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं, ताकि एक्सरसाइज आपकी ठीक से समझ में आ सके। आगे देखिए, अगला वाक्य देख लेते हैं 11वां, ही इज़ जूनियर देन यू। तो देखो ये जूनियर शब्द हमको दिखाई दे रहा है, और हमने ये भी लिखवाया था इसमें कि जब IOR वाले शब्द आएँ तो उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जूनियर और देन लगा तो क्या लगा देंगे? यहाँ पर टू लगा देंगे, देन को काट देंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल है। कहा जाए तो रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिन शब्दों के बाद में IOR वाले शब्द आएँ CD में, तो वहाँ पर देन के स्थान पर हम टू लगाते हैं। आगे 12वां है, देयर आर एनी लेटर फॉर रमेश। तो देखो एनी शब्द आ गया, और हमने एक रूल लिखाया था कि एनी का प्रयोग हम नेगेटिव में करते हैं। किस में करते हैं? नेगेटिव में। अब यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है नेगेटिव नहीं है, बाकी हमारा असर्टिव है, यानी कि पॉजिटिव है आपका। तो इसको कैसा ही करने की दो कंडीशन हैं, या तो आप इसमें नॉट का प्रयोग कर दीजिए, और नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इस एनी को आप सब में बदल दीजिए। या तो आप आर के बाद किसका प्रयोग कर दोगे? नॉट का प्रयोग कर दोगे, और नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हो तो सम को एनी को आप सब में बदल दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 13वां वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है, द पुअर इज हॉनेस्ट। यानी द पुअर एक समूह के लिए आया है। द पुअर से मतलब क्या है कि यहाँ पर ये शब्द उनके लिए आया है जितने भी गरीब हैं, किसी एक पार्टिकुलर के लिए नहीं आया है।
अगर किसी एक पार्टिकुलर के लिए आता तो इसमें दा नहीं होता पहली बार तो ये एडजेक्टिव का है कि जब एडजेक्टिव पूरे समूह को इंडिकेट करे, यानी गरीब होंगे वो कैसे होंगे, हॉनेस्ट होंगे, तो उस कंडीशन में एच ई हमारी किसकी आती है, बहुवचन की आती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखोगे इसको, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे वाक्य, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है इसको। आगे देखो, सबसे लास्ट वाक्य को देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया वाक्य है ये भी, आयरन इज मोर बेटर देन कॉपर। आप कहोगे बिल्कुल सही लग रहा है, कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है, CD है, देन आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने एक रूल लिखवाया था कि डबल CD और डबल SD का प्रयोग कैसा माना जाता है, गलत माना जाता है। तो उसमें से हम एक CD या फिर एक SD को हटा देते हैं। अब देखते हैं इसमें किसको हटाना है, तो ज़्यादातर आपको फर्स्ट वाले को ही हटाना है, तो मोर को हटा देंगे और आपका बेटर रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोर शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कोई एक वर्ड और आना चाहिए जब वो आपका सही प्रकार से प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन बेटर एक स्वयं में ही आपका सही शब्द है, तो वो बिल्कुल यूज जैसे कि जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखो, ये थे 14 वाक्य जिनको हमने डिस्कस किया और विद रूल के हमने इसको डिस्कस किया है ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें, बहुत ही बढ़िया तरह समझ सकें। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।